रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए गए बयान के मुताबिक भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प अरुणाचल प्रदेश के तवांग से करीब 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व यांगत्से में हुई। दरअसल यांगत्से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है, जिस पर बहुत पहले से चीन की बुरी नजर है। अक्टूबर 2021 में भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने यहाँ घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन यांगत्से की 17,000 फुट ऊंची चोटी पर कब्जा करना चाहता है। इस चोटी से LAC के दोनों ओर का कमांडिंग व्यू मिलता है। बॉर्डर के दोनों तरफ निगरानी करना आसान हो जाता है। किसी भी सैन्य गतिविधि और हलचल पर नजर रखी जा सकती है। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि चीन चाहता था कि तवांग भी उसका हिस्सा रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए काफी अहम है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन पहले भी कई तरह के दावे करता रहा है, जिसका भारत ने हर बार खंडन किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपनी जमीन बताता है और उसे दक्षिण तिब्बत कहता है। यही नहीं, इसे लेकर पिछले साल तो उसने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से भारत को सख्त ऐतराज जताना पड़ा था। दिसंबर 2021 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के लिए चीनी, तिब्बती और रोमन में नए नामों की लिस्ट जारी की थी। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि इन जगहों के नामों के बारे में घोषणा एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बाद की गई है और ये नाम सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। चीन सरकार ने इन 15 जगहों को निश्चित अक्षांत और देशांतर बताया था, जिसमें 8 रिहायशी, 4 पहाड़, 2 नदियां और 1 पहाड़ी दर्रा शामिल था। उस वक्त चीनी विशेषज्ञ ने यहाँ तक कहा था कि अरुणाचल प्रदेश के इन जगहों का नाम रखना एक जायज कदम है और भविष्य में इस इलाके की और जगहों के नाम भी रखे जाएंगे। जबकि भारत ने चीन के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताई थी और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत का भरोसा तोड़ा है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है और जाबाज भारतीय सैनिकों ने उसका सामना किया है। भारत और चीन के बीच अब तक का सबसे हिंसक टकराव साल 1962 में हुआ था। तब भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और यही कारण है कि भारत को युद्ध में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ठीक 5 साल बाद एक बार फिर चीन ने भारत को धोखा दिया। साल 1967 में नाथुला दर्रे पर भारतीय सेना ने चीनी फौज के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। नाथुला की हार चीन को हजम नहीं हुई और उसने वर्ष 1975 में अरुणाचल के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक कर दिया। उस झड़प के 12 साल बाद फिर चीनी सेना के साथ टकराव हुआ। 1987 में हुए इस टकराव का केंद्र था तवांग के उत्तर में समदोरांग चू रीजन। उस वक्त भारतीय सेना ने ऑपरेशन फैल्कन चलाया था और चीनी सेना को पीछे धकेल दिया था। सालों की शांति के बाद भारत और चीन के बीच साल 2020 में एक बार फिर गंभीर स्थिति पैदा हो गई। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई थी। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख के गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। उस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद भी हुए थे, जबकि अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे। वहीं अमेरिका उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। परमाणु हमले की धमकियों के बीच अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उत्तर कोरिया इस साल 60 से ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। अमेरिका के सैन डिएगो में करीब 48 घंटों से बर्फबारी हो रही है। दक्षिण कैलिफोर्निया में बारिश और बर्फबारी के बाद कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को घर में रहने की हिदायत देते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। इंडोनेशिया का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बाली फिलहाल जल संकट से जूझ रहा है। कम बारिश और भीषण गर्मी के चलते कई नहर और नदियां सूख गई हैं, जिसके कारण अब लोगों के लिए खेती करना मुश्किल हो रहा है। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप की तर्ज पर थाईलैंड में एक अनोखे फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में हर हाथी ने फीफा वर्ल्ड कप में शामिल एक टीम का प्रतिनिधित्व किया। पीएम मोदी की हत्या की धमकी देने के मामले में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त पटेरिया अपने गृह नगर दामू में थे, जहां सुबह पुलिस की टीम पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। इस दौरान पुलिस की गाड़ी में बैठे पटेरिया हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते दिखे।
इसके बाद पुलिस पटेरिया को पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से उन्हें JMFC कोर्ट पवई में पेशी पर ले जाया गया। इस बीच उनके खिलाफ पन्ना जिले के पवई थाने में दर्ज FIR में 2 और गंभीर धाराएं बढ़ा दी गई हैं। स्वभावतः इस तरह से हैं कि वो उत्तेजना फैलाते हैं और इसलिए जनता में ऐसे कार्य को उत्प्रेरित करना वाली धाराएं हैं जो मृत्यु आजीवन कारावास की श्रेणी में आती हो। धारा 115 और 117 वो बढ़ाई गई। दरअसल पटेरिया का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो PM मोदी की हत्या की बात कहते सुने गए। हालांकि उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ था और उन्होंने कहा कि उनका मतलब अगले चुनाव में मोदी को हराने से था। बाद में पटेरिया ने सफाई भी दी, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो गया और वो BJP के निशाने पर आ गए। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय अदालत ने पटेरिया को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। इस बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पटेरिया के बयान के सहारे पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया और कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। केवल FIR या गिरफ्तारी तक नहीं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्या ये कांग्रेस के सभी देश भर के जितने ये यूनिट है संगठन की, क्या वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। सारंग ने PM मोदी के खिलाफ विवादित बयानों को गिनाते हुए पूरे कांग्रेस नेतृत्व को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या कांग्रेस के नीचे के कार्यकर्ताओं को हत्या की साजिश की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या उनका मन बनाया जा रहा है? क्या उनको इसलिए तैयार किया जा रहा है? क्या ये 10 जनपद से सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये काम चल रहा है? हालांकि विधानसभा में विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पटेरिया के भाषण के आधे हिस्से को दिखाकर प्रोपेगेंडा किया गया। मैं राजा पटेरिया की गिरफ्तारी का विरोध करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को असत्य घटना को तूल देना उचित नहीं है। अब नोएडा की रिहायशी कॉलोनियों में पालतू कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के तहत सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जिसके लिए सालाना 500 रुपए फीस देनी होगी। नए नियमों के तहत सभी पेट ओनर्स को 31 जनवरी तक अपने पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद 1 से 28 फरवरी के बीच 200 रुपए पेनल्टी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी 700 रुपए देने होंगे। अगर फरवरी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो 700 रुपए के अलावा रोजाना 10 रुपए जुर्माने के साथ तौर पर जुड़ते जाएंगे। नए नियम के मुताबिक सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों की 31 जनवरी तक नसबंदी करवानी होगी। 31 जनवरी तक नसबंदी अगर नहीं करवाई पाई तो 2000 रुपए हर महीने के हिसाब से जुर्माना देना होगा। साथ ही अगर कोई पालतू कुत्ता किसी पर हमला करता है तो उसके मालिक को इलाज के पैसे और 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही पालतू कुत्ते को खुले में शौच करवाने पर उसके मालिक को 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। पालतू कुत्ते को बिना जंजीर बांधे सार्वजनिक जगहों पर घुमाने पर भी रोक लगा दी गई है। चिली के एक रिहायशी इलाके में कुछ मकान धू कर जलते दिखाई दिए, जिस पर कुछ फायर फाइटर्स काबू पाने की कोशिश में जुटे थे। चिली के जंगलों में बीते कई दिनों से भयंकर आग लगी हुई है, जो अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। जंगल की आग की चपेट में कई मकान और एक स्कूल भी आ गया। जंगल की ये आग रोमरल, मेलिपिला समेत मध्य चिली के बड़े हिस्सों को अपनी जद में ले चुकी है। आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम वहां पहुंची, लेकिन ऊंची और तेज लपटों ने पूरे इलाके को घेर रखा था। वहीं तेज हवाएं आग को और भड़का रही थी। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां अलग अलग जगहों पर तैनात की, साथ ही हेलीकॉप्टर से भी पानी की बौछार की गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका जलकर राख हो चुका है। A nivel del territorio se registran 47 incendios forestales, de los cuales 11 se mantienen en combate y 36 controlados. आग पर काबू पाने के साथ रिहायशी इलाकों में लोगों को सुरक्षित रखने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जंगल की आग से हो रही तबाही को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है।